देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा पृथक राज्य आंदोलन, यानी कि जो उत्तराखंड है हमारा, ये कब बनता है? सन 9 नवंबर 2000 को ये बनता है। ठीक है, लेकिन जो ये उत्तराखंड निर्माण के लिए जो वर्ष सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो वर्ष है आपका साल 1994। 1994 में क्या होता है? आंदोलन अपनी चरम सीमा पर आ जाता है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, आंदोलन एकाएक खड़ा नहीं हो जाता है, उसकी शुरुआत के लिए परिस्थितियां बहुत समय पहले से बन रही होती है। अब आंदोलन यानी कि हम विरोध कर रहे थे, इसका मतलब हमें क्या चाहिए भैया? उत्तराखंड पृथक राज्य चाहिए। अब उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग यहाँ पे क्यों शुरू हुई? उसका भी कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। तो इसकी शुरुआत काफ़ी समय पहले से हो गई थी। कब से हो जाती है? जब गोरखाओं के बाद यहाँ पर किसका शासन शुरू हो गया था? अंग्रेज़ों का। ब्रिटिश काल यहाँ पे शुरू हो गया था। तो ब्रिटिश काल में क्या हुआ कि इस क्षेत्र का विकास कम होता है, दोहन ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ के लोगों को क्या लगने लग गया था कि जो हमारी विशेष सांस्कृतिक पहचान है, यानी कि जो हम पहाड़ी खुद को कहते हैं, ये पहचान अब खतरे में है। तो उसके बाद जब आपका ब्रिटिश शासन भी ख़त्म हो जाता है, तब भी ये समस्याएं ख़त्म नहीं होती हैं। उसके बाद हम किसका अंग बन गए थे? आपके उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश शासन काल में भी जितने भी आपके सरकार आई, उन सरकारों ने यहाँ पर कोई ध्यान दिया ही नहीं। उस वजह से क्या होने लगा कि यहाँ के लोगों के लिए आजीविका के साधन कम होने लगे, क्योंकि विकास होता ही नहीं था। अब नई नई प्रणाली, यानी कि हम पंचवर्षीय योजनाएं अपना रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड तक वो पंचवर्षीय योजनाओं का लाभ ही नहीं पहुँच पा रहा है। अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपना रहे हैं, तो उसमें जो अनाज बट रहा है, तो उत्तराखंड के लिए कैसा अनाज आ रहा है? जो सबसे ही क्या है, निम्न क्वालिटी का अनाज है। दूसरी चीज़ें क्या हो रही है कि जो अधिकारी यहाँ पे भेजा करती थी सरकार, वो कौन से अधिकारियों को भेजती थी? जिनको कोई पनिशमेंट देनी हो कि भैया उनका ट्रांसफ़र पहाड़ी क्षेत्र में करो, दूर रहेगा सारी चीज़ों से। अब जो व्यक्ति यहाँ पर किस लिए पनिशमेंट के तर्ज पे आ रहा है, तो वो क्या विकास करेगा? जेल में कोई भी व्यक्ति विकास का काम नहीं करता। इस वजह से जब यहाँ के लोगों के लिए आजीविका के साधन कम होने लगे, तो लोगों को रोज़गार के लिए क्या करना पड़ा? कुछ ही चीज़ों पे निर्भर होना पड़ा। या तो आपका क्या हो गया कि आप सेना में चले जाओ, या फिर आप शहरों की तरफ चले जाओ। तो वो लोग वहाँ से पैसों को कहाँ, मनी ऑर्डर के माध्यम से कहाँ भेजा करते थे? घर। इसलिए हम पढ़ते हैं कि जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था है, कैसी अर्थव्यवस्था है? मनी ऑर्डरी। तो ये अर्थव्यवस्था होने का कारण क्या था? कि यहाँ का विकास नहीं हुआ। यही कारण था कि यहाँ के लोगों द्वारा उत्तराखंड की क्या की गई थी? पृथक उत्तराखंड की मांग की जाती है। तो शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत जो इसकी सबसे पहले हुई थी वो होती है आपकी सन 1897 में। अब सन 1897 में ऐसी क्या चीज़ हुई? अब सन 1897 में एक रिकॉर्ड टूटता है। क्या रिकॉर्ड टूटता है? कि जो उस टाइम पे हम किसके अधीन रहते हैं? ब्रिटिशों के अधीन। और ब्रिटिश शासन का जो सबसे बड़ा पद या तो किसका होगा? किंग का होगा, या फिर क्वीन का होगा। तो इस टाइम पे जो ब्रिटिश शासन जो सर्वोच्च शक्ति पर बैठी हुई थी, उनका नाम क्या था? महारानी विक्टोरिया। इन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया था। रिकॉर्ड क्या था कि 23 दिसंबर 1896 को ये सबसे लंबी अवधि तक सर्वोच्च पद पर बैठे रहने वाली पहले शासक बन गए, या पहली शासिका बन गई। इससे पहले ये रिकॉर्ड किसका था? किंग जॉर्ज III का था। इन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया और इनके शासन को 60 साल भी पूरे हो गए। तो फिर क्या हुआ कि भैया इनका ये चीज़ें बड़ी जश्न से मनानी चाहिए कि भैया इनके इतने साल पूरे हो गए, सबसे लंबी अवधि तक ये रही हैं बड़े पद पर। तो हुआ क्या कि हर जगह जश्न मनाया गया, हीरक जयंती जिसको कहा जाता है। तो इनका कौन सा मौका रहा? 1897 में हीरक जयंती का मौका रहा। तो हर जगह से इनको बधाइयाँ दी गई थी। तो जो कुमाऊँ के, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने यही सोचा कि हम इनको बधाई देते हैं। तो एक बधाई पत्र तैयार किया गया, और साथ ही साथ क्या हुआ कि हम पृथक उत्तराखंड की मांग भी इनके सामने रखते हैं। यानी कि उत्तराखंड सबसे पहले पृथक राज्य की मांग कब रखी गई थी? 1897 में रखी जाती है। सर्वप्रथम पृथक राज्य की मांग कब रखी जाती है? 1897 में। किसके समक्ष रखी गई थी ये? महारानी विक्टोरिया के। ठीक है। अब इसका जवाब हाँ था या ना था, ये क्लियर तो है नहीं कि भैया उन्होंने क्या रिप्लाई किया। अब देखो, अगर हाँ होता तो जाहिर सी बात है सन 2000 में उत्तराखंड नहीं बना होता, पहले ही बन चुका होता। इसका मतलब आंसर क्या रहा होगा? कोई नेगेटिव ही आंसर रहा होगा। इसके बाद 1904 में नैनीताल गजेटियर में एक शब्द का प्रयोग किया गया
नैनीताल गजेटियर में हिल स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया। तो हिल स्टेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया जाता है? 1904 में। किसमें किया गया था? नैनीताल गजेटियर में। लेकिन उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रमुख मुद्दे थे, जैसे आपके कूली बेगार हो गया, वन आंदोलन जैसी समस्या हो गई। तो जनता ज़्यादातर क्या उन्हीं आंदोलनों में संलग्न रही। तो कुछ टाइम के लिए ये सारी चीज़ें क्या हो गए थे? भूल गए। कूली बेगार 1921 का आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन रहा, वो उसके बाद थोड़ा सक्सेसफुल रहा। तो फिर कुछ लोग को ध्यान आया कि हमने एक बार पृथक राज्य की मांग रखी हुई थी, क्यों ना इसको अब दोबारा से हम इसकी तरफ क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। तो हुआ क्या कि जो 27 नवंबर 1823 को काशीपुर के एक राजा रहते हैं आनंद सिंह। काशीपुर के राजा आनंद सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल किससे मिलने जाता है? जो गवर्नर रहते हैं संयुक्त प्रांत के, और उनको वो एक ज्ञापन सौंपते हैं। ज्ञापन क्या रहता है? ज्ञापन रहता है कुमाऊं दी सेपरेट प्रोविजंस मेमोरेंडम। तो इस नाम से क्या किया गया? संयुक्त प्रांत के गवर्नर को एक ज्ञापन सौंपा गया। इसमें आनंद सिंह जी थे, त्रिलोक सिंह बोल सकते हैं, डैनियल पंथ हो गया आपका, या फिर जिम कार्बेट हो गया। ये लोग आपके इस प्रतिनिधि मंडल के सदस्य थे। बहुत लोग थे इसमें जिन्होंने क्या किया था? एक ज्ञापन सौंपा। किसको? आपके संयुक्त प्रांत के गवर्नर को। लेकिन यहाँ पर भी क्या रिप्लाई आया? तो आप समझ सकते हैं कि भैया अभी भी ये आंदोलन की मांग लगातार बनी रहेगी। तो अभी शुरुआत किससे हो रही है? सिर्फ ज्ञापन देने से हो रही है। तो अभी यहाँ के लोग सिर्फ ज्ञापन देने तक ही सीमित थे। कुछ टाइम बाद यहाँ के लोग को पता चला कि भैया एक कमीशन भारत में आ रहा है जिसका नाम है साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन का गठन कब होता है? 1927 में। तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन हो जाता है। अब गठन क्यों होता है? गठन का कारण ये था कि जो 1919 का हम अधिनियम पढ़ते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उन सुधारों में एक बात लिखी गई थी अंत में कि आज से 10 साल बाद जो हमने सुधार किए हैं इनकी समीक्षा के लिए क्या किया जाएगा? एक आयोग का गठन किया जाएगा। तो 10 वर्ष पूरे होने से पहले ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया था, अपने ही देश में किया था। और कब होता है? 1927 में। भारत ये कमीशन कब पहुंचता है? 1928 में पहुंचता है। लेकिन समस्या क्या थी इस कमीशन के साथ? इस कमीशन में सारे के सारे सदस्य क्या रहते हैं? ब्रिटिश रहते हैं। तो भारतीयों को यही लगता है कि भैया अगर इसमें कोई भी भारतीय सदस्य है नहीं तो फिर ये क्या हमारे हितों की बात करेंगे। इसीलिए 1927 के लास्ट दिसंबर में ही क्या होता है? कांग्रेस की एक बैठक होती है, यानी कि जो कांग्रेस के क्या होते थे? वार्षिक सम्मेलन होते हैं। तो कांग्रेस का सम्मेलन होता है कौन सा? मद्रास सम्मेलन। कांग्रेस का 1927 का सम्मेलन कहाँ होता है? मद्रास में होता है। मद्रास सम्मेलन के नाम से जाना जाता है इसे 1927 में, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? अंसारी जी करते हैं। ये आपके ग्रुप सी का एक क्वेश्चन है, आया हुआ है ये एग्जाम में। तो इसमें साइमन कमीशन के विरोध करने का प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो जाहिर सी बात है अगर कांग्रेस ने किसी प्रस्ताव को पारित कर दिया तो वो क्या हो गया? पूरे भारत की वही बात हो गई कि सारे लोग अब क्या करेंगे? विरोध ही करेंगे। तो साइमन कमीशन जैसे ही भारत आया तो उसका विरोध होने लगा। साइमन कमीशन आया क्यों था? यहाँ की दशा या स्थिति को जांचने के लिए और उसमें सुझाव देने के लिए। तो यहाँ के लोग को जब पता चला कि साइमन कमीशन भारत आ रहा है तो कुछ लोग साइमन कमीशन के पास जाते हैं। तो साइमन कमीशन के सामने भी क्या रखते हैं कि भैया आप हमारे उत्तराखंड का भी क्या रखना? ध्यान रखना। हालांकि अभी उत्तराखंड का कोई ऐसा शब्द प्रयोग नहीं हुआ था, बस पृथक राज्य की मांग किसके सामने रखी गई थी 1928 में? क्योंकि 1928 में आपका साइमन कमीशन भारत पहुँचता है, ठीक है। लेकिन साइमन कमीशन को तो विरोध हो रहा था। अब विरोध हो रहा था तो इस वजह से क्या हुआ कि इस टाइम पे जो भारत के जो सचिव रहते हैं, सचिव का नाम क्या था? बर्किनहेड। ये भारत के सचिव उस टाइम पे थे। तो ये इस चीज़ से क्या हो जाते हैं? गुस्सा हो जाते हैं। तो भारतीयों को चैलेंज देते हैं कि चलो आप हमें तो कोई काम करने दे नहीं रहे हो, तो अगर आपकी खुद की बस की है तो आप खुद ही क्या कर लीजिए? अपने लिए एक प्रारूप तैयार कर लीजिए और जिस पर सभी दलों की क्या हो? मान्यता हो, यानी कि हर कोई व्यक्ति उसको माने। अब इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कौन? नेहरू जी। कौन से नेहरू? मोतीलाल नेहरू।
मोतीलाल नेहरू, और ये एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसको क्या कहा गया, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट का प्रस्तुत की गई थी 1928 में, और इस रिपोर्ट को तैयार किसने किया था, मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया। तो जब यहाँ लोगों को पता चला कि भाई मोतीलाल नेहरू जी क्या कर रहे हैं, एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, कुछ लोग क्या मोतीलाल नेहरू जी के पास चले गए उनसे मिलने के लिए। तो मोतीलाल नेहरू ने ही एक सुझाव दिया था या फिर कहा था कि जो क्या है कि भौगोलिक आधार पर आपको मांग करनी चाहिए, आप गठन कर सकते हैं, आपको ये बात आगे रखनी चाहिए। तो उन्होंने भी एक तरीके से क्या कर दिया था, अपनी सहमति दे दी थी इस चीज़ पर। अब इसी चीज़ को जब कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है, कब हुआ था ये कराची अधिवेशन, 1931 में होता है। कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब होता है, 1931 में। तो नेहरू जी द्वारा इसी बात को, यानी कि भौगोलिक आधार पर पृथक राज्य की बात को इसमें फिर से क्या किया गया था, रिपीट किया गया था। तो यहाँ ये बात रखी गई थी। इसके अलावा एक और चीज़ हुई 1924 में। 1924 में एक और चीज़ होती है कि आपके जो क्या रहते हैं, संयुक्त प्रांत के एक अधिकारी रहते हैं। अधिकारी जी का नाम क्या था, उनका नाम था SN सप्रू। क्या नाम रहता है, SN सप्रू नाम रहता है। ये एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। कौन सी रिपोर्ट थी, इंडस्ट्रियल सर्वे ऑफ गढ़वाल। इंडस्ट्रियल सर्वे ऑफ गढ़वाल, ये रिपोर्ट तैयार किसने की थी, सप्रू ने की थी। कब की थी, 1924 में। इस रिपोर्ट में वो गढ़वाल के पिछड़ेपन के बारे में बताते हैं कि गढ़वाल अभी भी सुविधाओं से कितना पिछड़ा हुआ है। तो ये रिपोर्ट तैयार करने वाले कौन थे, सप्रू जी थे। इसके बाद कितना, 1931 तक ये मांगे यहाँ पे चल ही रही हैं। उसके बाद क्या होता है कि 1931 में ही जो कुमाऊं के कमिश्नर रहते हैं, कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे इस टाइम पे, स्टब्स बन चुके थे। 1931 में कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे, स्टब्स थे। कुमाऊं के कमिश्नर ने भी गढ़वाल की दशा पर एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी कि गढ़वाल अभी पिछड़ापन कितना यहाँ पे है अभी, ये रिपोर्ट उन्होंने क्या कर दी थी, आगे सौंप दी थी। इसके अलावा जो सबसे विशेष एक अधिवेशन यहाँ पर होता है, कौन सा, 5-6 मई 1938 को श्रीनगर का विशेष अधिवेशन होता है। श्रीनगर का विशेष अधिवेशन। अब इस अधिवेशन में जो मुख्य अतिथि रहते हैं या जिनको बुलाया गया था, उनका नाम क्या था, जवाहरलाल नेहरू जी, और उनके साथ विजय लक्ष्मी पंडित जी यहाँ पर आई थी। विजय लक्ष्मी पंडित जी, ठीक है। तो इनका आगमन यहाँ पे होता है। तो यहाँ पर भी बहुत सारी मांगे रखी थी। उसमें पर्वतीय क्षेत्र के पिछड़ेपन, ये वाली मांग भी कहाँ रखी जाती है, इस क्षेत्र में रखी जाती है। तो इस मंच से ये भी यही कहते हैं कि भाई देखिए, अगर आपको अपने सांस्कृतिक या फिर अपने भौगोलिक आधार पर या फिर इस संस्कृति को बचाना है आपको, तो आपको ये पुरजोर तरीके से ये मांग रखनी चाहिए। इस चीज़ का समर्थन करते हैं यहाँ पे कौन, जवाहरलाल नेहरू जी। तो समर्थन उन्होंने भी यहाँ पे किया। इसके बाद जितने भी लोग यहाँ से पलायन कर चुके थे शहरों की तरफ, तो दिल्ली में अखिल भारतीय पर्वतीय सम्मेलन होता है 1938 में। 22 मार्च 1938 को आपका दिल्ली में एक सम्मेलन होता है, और वहाँ पर एक समिति का गठन किया जाता है जिसका नाम था गणदेश सेवा संघ। तो गणदेश सेवा संघ का गठन 1938 में हो जाता है। कहाँ होता है, दिल्ली में होता है। 1939 में हिमालयी कार्यकारिणी परिषद की फिर एक और बैठक होती है। उस बैठक में इसका नाम क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। इस बैठक में आपके श्रीदेव सुमन जी भी रहते हैं। तो इसका अगले ही साल क्या कर दिया गया था, नाम चेंज कर दिया गया था। नाम क्या रख दिया था, हिमालय सेवा संघ। तो ये भी पर्वतीय क्षेत्र के मुद्दों को लेकर इस संगठन का गठन किया गया था। इसके अलावा सरकार की तरफ से इस क्षेत्र पर ध्यान रखने के लिए एक जो हमारे मंत्री रहते हैं उस टाइम पे, कैलाश नाथ काटजू, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है। और
1940 में एक और समिति का गठन किया जाता है जिसका नाम था कुमाऊं लॉज कमेटी। कुमाऊं लॉज कमेटी का गठन 1940 में किया गया था। इस समिति ने भी क्या किया, बहुत सारी सिफारिशें दी थी, या संस्तुति जिसको कहा जाता है, 12 संस्तुति दी थी। लेकिन अभी भी जो पृथक राज्य का जो मुद्दा था वो वैसा ही बना रहा, इसमें भी उसकी कोई बात की नहीं गई, यानी कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब जाहिर सी बात है, देखो अगर किसी भी आंदोलन को आपको करना है तो आपको सब लोगों का सहयोग चाहिए, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे थे, या बड़े बड़े नेता कह सकते थे, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उत्तराखंड बने। अब उन लोगों में जो सबसे प्रमुख नाम आता है वो किसका नाम आता है, गोविंद बल्लभ पंत का। इन्होंने कभी भी प्रयास नहीं किया कि आपका उत्तराखंड बने। उनमें बहुत सारे लोग आते हैं, आपके गोविंद बल्लभ पंत जी हो गए, इसके अलावा आपके हरीश रावत जी हो गए, नारायण दत्त तिवारी हो गए, इनका भी नाम आता है। इन्होंने उत्तराखंड बनने का क्या किया था, विरोध किया था। हरीश रावत जी ने तो ये कह दिया था कि भैया पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी जहाँ रहेंगे वहाँ क्या करेंगे, दुर्गंध ही फैलाएंगे। ये कथन किसका है, ये हरीश रावत जी का है। और नारायण दत्त तिवारी, जो आपके कौन रहते हैं, नारायण दत्त तिवारी जी रहते हैं, इन्होंने तो ये कहा था कि भैया जो उत्तराखंड बनेगा वो मेरी लाश पर बनेगा। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो सबसे पहले भागने वालों में वही लोग थे। ठीक है, इसके अलावा गोविंद बल्लभ पंत, इनके बारे में हम जानते रहेंगे क्या क्या विरोध ये करते रहे। तो ये सारी चीज़ें अभी तक यहाँ पे चल रही हैं, अभी तक कोई भी बात नहीं हुई। शुरुआती स्तर पर ज्ञापन देने से ही शुरू हुआ था। तो होता क्या है कि 1946 में एक हल्द्वानी में सम्मेलन आयोजित होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, बद्रदत्त पांडे जी। तो बद्रदत्त पांडे जी की अध्यक्षता में हल्द्वानी सम्मेलन 1946 में होता है, जहां पर पृथक राज्य का प्रस्ताव पारित किया जाता है। ठीक है, तो ये सम्मेलन, हल्द्वानी सम्मेलन कब हुआ आपका, 1946 में। पृथक राज्य का प्रस्ताव यहाँ पे पारित किसने किया था, बद्रीदत्त पांडे जी ने। लेकिन हुआ क्या, इस प्रस्ताव के लिए मना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, गोविंद बल्लभ पंत जी। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक विरोध करते रहेंगे, उत्तराखंड नहीं बनना है। ठीक है, अब उनके क्या वैचारिक मत थे इस पर ये हमें नहीं पता है, बट इन्होंने क्या किया, जब तक रहे तब तक विरोध ही किया। अभी तो ये शुरुआत है। उसके बाद थोड़ा आगे समझने के लिए थोड़ा एक पॉलिटी का एक पार्ट हम थोड़ा सा उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर हम सारी चीज़ों को आराम से समझ लेंगे। ठीक है, अब देखिए 1946-47 का जो दौर था, इस टाइम तक बस ये तो इतना तो क्लियर हो गया था कि भाई भारत का अब क्या होगा, निर्माण होगा, यानी कि उसको आज़ादी मिलेगी। तो यहाँ पर कि भाई अब अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों को सत्ता सौंपी जाए, इस पर बात करने के लिए एक समिति या एक मिशन भेजा गया, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आता है, 1946 में भारत आता है। किस बारे में बात करने के लिए आया था, सत्ता का हस्तांतरण कैसे किया जाए, इस पर बात करें, क्योंकि सत्ता का हस्तांतरण होगा तो भारत आज़ाद देश होगा। तो ये आज़ाद देश किसके अनुसार चलेगा, क्योंकि इससे पहले तो अंग्रेज़ों के लॉ बनाए हुए थे। इसका मतलब भारत को चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत पड़नी थी। तो संविधान बनाएगा कौन, इसके लिए यहाँ पर संविधान सभा के गठन का विचार बना कि संविधान सभा क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। उस संविधान सभा के लोग कैसे आएंगे, चुन कर आएंगे। तो उसके लिए सीटों का आवंटन करना था। तो उस कैबिनेट मिशन क्या करता है, सीटों का आवंटन करता है पूरे भारत में। 389 सीटों में पूरे भारत को ये बांट देता है। तो उससे जो चुन के आएंगे, एक तरीके से संसद वाला मसला हो गया कि जैसे संसद में चुन के आते हैं लोग, वैसे ही चुन के आएंगे और वो अपने लिए क्या करेंगे, संविधान का निर्माण करेंगे। तो इसलिए कैबिनेट मिशन भारत आता है। उसके बाद क्या होता है कि भैया यहाँ पर 1946 में किसका गठन हो जाता है, संविधान सभा का गठन हो जाता है। तो संविधान सभा का गठन भी आपका 1946 में हो गया। ठीक है, तो संविधान सभा का गठन हो जाता है। फिर बात ये थी कि जो भारत में राज्यों का निर्माण हो किस आधार पे किया जाए। तो उस टाइम पे तो बस ये था कि भैया भारत को आज़ाद करना है, बाकी कोई और चीज़ दिमाग में थी नहीं। तो इसलिए भारत का क्या हो चुका था, गठन हो चुका था, उसके राज्य बन चुके थे। लेकिन होता क्या है
कि जो साउथ में कुछ राज्य रहते हैं वो भाषाई आधार पर राज्य गठन की मांग करने लगते हैं। तो 1947 में जैसे ही भारत आज़ाद होता है तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए, क्योंकि गठन तो पहले से हो रखा था, लेकिन अब मांग किस लिए हो रही थी कि भाषाई आधार पर गठन किया जाए, तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया। तो उसके लिए कांग्रेस का एक सम्मेलन बुलाया गया। तो कांग्रेस का जो सम्मेलन होता है 1948 का, जयपुर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो कांग्रेस का 1948 में सम्मेलन जयपुर में हुआ था, यानी कि आज़ादी के बाद कांग्रेस का जो पहला सम्मेलन था कौन सा, जयपुर सम्मेलन था। अब इस सम्मेलन में कांग्रेस विचार करती है और यहाँ पर क्या होता है, एक समिति का गठन कर दिया जाता है, एस.के. धर समिति। एस.के. धर समिति का गठन हो जाता है, जिसको धर आयोग कहा जाता है। तो राज्य पुनर्गठन से संबंधित है आपका कौन सा, धर समिति या धर आयोग। तो यहाँ पर क्या होता है कि धर समिति जो सुझाव देती है उसमें भाषाई आधार पर मान्यता नहीं मिलती है, यानी कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही राज्यों का गठन किया जाए, लेकिन डिमांड की चीज़ की होती है भाषाई आधार पे। तो धर समिति ने जो अनुशंसा दी थी या जो सुझाव दिए थे, इस पर विचार करने के लिए एक और समिति का गठन हुआ, उसका नाम था जेवीपी समिति। क्या नाम रहता है, जेवीपी समिति। जेवीपी समिति क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें 3 लोग थे। 3 लोग कौन कौन से, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से कौन हो गए आपके वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया। इन तीनों के नाम से इस समिति का नाम क्या पड़ा, जेवीपी समिति। इन्होंने भी धर आयोग की अनुशंसा को ठीक माना और भाषाई आधार पर गठन करने के लिए बिल्कुल नहीं कहा, प्रशासनिक आधार पर ही ये लोग बने रहे कि भाषाई आधार पर देखेंगे। लेकिन साउथ में तो चल रहा था विरोध। और साउथ में एक व्यक्ति कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे, आंदोलनकारी थे, उनका नाम क्या रहता है, उनका नाम रहता है पोटी श्री रामनुलू। क्या नाम रहता है, पोटी श्री रामनुलू। ये भाषाई आधार पर मांग कर रहे थे और ये बैठ गए सत्याग्रह पे, अनशन पर बैठ जाते हैं। 18 दिसंबर की बात रहती है। 18 दिसंबर को इनको 58 दिन हो गए थे भूख हड़ताल पर बैठे हुए, और इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु 18 दिसंबर 1952 को हो गई। दूसरी चीज़, बहुत बड़े इंजीनियर भी थे, आंदोलनकारी भी थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद के आंदोलन में भाग भी इन्होंने लिया। तो बड़े प्रमुख नेता कह सकते हैं इनको। इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब जैसे ही इनकी मृत्यु हो गई तो वहाँ आंदोलन क्या हो जाता है, उग्र हो जाता है। लाठीचार्ज होती है, फायरिंग होती है, बहुत लोग मरते भी हैं, लेकिन आंदोलन थमता नहीं है। तो इस वजह से जल्दीबाजी में आपके जवाहरलाल नेहरू जी घोषणा कर देते हैं, क्योंकि ये मांग क्या कर रहे थे, ये तेलुगु भाषी राज्य की मांग कर रहे थे, यानी कि आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू जी फटाफट घोषणा कर देते हैं कि आंध्र प्रदेश बना दिया जाए भाषाई आधार पर। हालांकि उसका प्रारूप वगैरह कोई तैयार नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने घोषणा कर दी ताकि ये आंदोलन क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो इसीलिए भाषाई आधार पे जो सबसे पहला राज्य हमारे देश में बना वो कौन सा था, आंध्र प्रदेश। ठीक है। अब जब एक बन गया तो जाहिर सी बात है कि भैया और जगह भी ये मुद्दे उठेंगे। इसलिए फिर 1953 में क्या किया जाता है, एक आयोग का गठन किया जाता है जिसे कहा जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में होता है। कब होता है, 1953 में होता है। ठीक है। अब इसके जो अध्यक्ष रहते हैं उनका नाम था फजल अली। क्या नाम रहता है, फजल अली। इसलिए इसको फजल अली आयोग भी कहा जाता है। देखो, आंध्र प्रदेश का जो गठन किया गया था वो तो इसलिए किया गया था आंदोलन समाप्त हो, लेकिन उसकी प्रॉपर रूपरेखा भी तो तैयार करनी थी कि कौन कौन से राज्य बनेंगे। इसलिए राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था। अध्यक्ष कौन थे इसके, फजल अली जी थे। और इनके साथ जो सदस्य रहते हैं इसमें कौन कौन थे, एक थे आपके हृदयनाथ कुंजरू जी, हृदयनाथ कुंजरू जी। और एक और व्यक्ति इसमें रहते हैं, उनका नाम रहता है के.एम. पन्नीकर। ठीक है, के.एम.
पन्नीकर जी रहते हैं। तो ये आपका आयोग गठन हो जाता है कब? 1953 में इसका गठन हो जाता है। अब ये आयोग जी अपनी रिपोर्ट सौंपता है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 1956 में सौंपी। तो जब इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी तो उसमें इसने भाषा के आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की बात की। ठीक है, राज्य कितने थे आपके? 14, और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। देखो इस एक और चीज़ याद रखना, किसने भाषा के आधार पर राज्य के गठन की बात की थी, लेकिन एक ही राज्य एक ही भाषा का समर्थन नहीं किया था इसने। ठीक है, इतना याद रखिएगा बस। तो इतना क्लियर हो गया, इसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई थी। अब देखिए, जैसे ही यहाँ पे लोगों को पता चला कि भाई क्या हो गया, आपका कैबिनेट मिशन आ गया, संविधान सभा का गठन हो गया है, तो संविधान सभा के समक्ष पृथक राज्य का जो प्रस्ताव रखा था वो रखने वाले व्यक्ति कौन थे? हरगोविंद पंत जी थे। संविधान सभा के समक्ष पृथक राज्य का प्रस्ताव किसने रखा? हरगोविंद पंत ने रखा। लेकिन यहाँ पर कि इस प्रस्ताव पे कोई विचार नहीं किया जाएगा, ये बोलने वाले कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत जी फिर से यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, वो यहाँ पे मना कर देते हैं। अब एक्चुअली गोविंद बल्लभ पंत जी बहुत बड़ा नाम थे पार्टी के अंदर। 11 साल की उम्र से तो राजनीति में आ गए थे, बहुत बड़ी पोस्ट तक पहुँच गए थे, तो उनकी बात काटना थोड़ा मुश्किल सा होता था। तो इसलिए यहाँ पे पहुँच जाते हैं और फिर क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं। पर यहाँ के लोग हार नहीं मानते हैं। उनको पता चलता है कि राज्य गठन के लिए क्या बन चुकी है आपकी? एक समिति का गठन हो चुका है। कौन सी? धर आयोग जिसको कहा जाता है। तो इस धर आयोग के सामने पृथक राज्य का प्रस्ताव रखने वाले कौन थे? बद्रीदत्त पांडे जी रहते हैं। बद्रीदत्त पांडे जी रहते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर किसकी एंट्री हो जाएगी? गोविंद बल्लभ पंत की। चाहता ही नहीं है ये आदमी कि भैया उत्तराखंड बने। ठीक है, बाकी भैया आपकी इच्छा है, पूछ लेना ऊपर जाओगे कभी, अभी तो नहीं पूछ सकते। ठीक है, चलिए। उसके बाद क्या होता है? एक व्यक्ति का आगमन यहाँ पे होता है जिनका नाम था PC जोशी। आगमन मतलब इस पृथक राज्य आंदोलन में आगमन PC जोशी। अभी PC जोशी कौन थे? देखिए, हम पढ़ते हैं कि हमारे संविधान में एक शब्द का प्रयोग किया गया है, समाजवाद। और ये समाजवाद हमने कहाँ से प्रेरित होकर लिया है? क्योंकि हमारा एक बहुत ही बड़ा मित्र देश रहा है, कौन सा? रूस, या जिसको सोवियत संघ कहा जाता है। ठीक है, तो वहीं से प्रेरित होकर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था MN रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। ये 1925 में भारत में एक पार्टी का गठन करते हैं जिसका नाम था CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। दिल्ली में इसका गठन होता है। तो भारत में कम्युनिज्म लाने का श्रेय या समाजवाद लाने का श्रेय किसे जाता है? मानवेंद्र नाथ रॉय को जाता है। कौन सी पार्टी का गठन किया था? CPI का गठन इन्होंने किया था। तो जिस प्रकार से भारत में समाजवाद या कम्युनिज्म लाने का श्रेय किसे जा रहा है? मानवेंद्र नाथ रॉय को जा रहा है। PC जोशी इस कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव थे, यानी कि ये भी कम्युनिस्ट ही थे। तो उत्तराखंड में कम्युनिज्म लाने का श्रेय किसे जाता है? PC जोशी जी को जाता है। PC जोशी जी क्या करते हैं? सरकार के पास जाते हैं, सरकार को एक ज्ञापन सौंपते हैं। सरकार को जब इन्होंने ज्ञापन सौंपा तो फिर सरकार ने कहा कि भैया देखो, राज्यों के गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया है, तो आप वहाँ जाइए। तो PC जोशी ने किसके सामने ज्ञापन सौंपा था? राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष ज्ञापन कौन सौंपता है? PC जोशी जी सौंपते हैं। ठीक है, तो ये लोग इसमें विचार कर रहे होते हैं और एक व्यक्ति जो KM पन्नीकर जी रहते हैं, ये समर्थन में भी थे कि हाँ भाई उत्तराखंड एक राज्य बनना चाहिए। ये समर्थन कर रहे थे इस बात का। लेकिन यहाँ पर एंट्री हो जाती है फिर एक आदमी की, क्या नाम रहता है उनका? गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत यहाँ पहुँच जाते हैं, मना कर देते हैं। KM पन्नीकर जी तो समर्थन में थे, तो उनको समझाते हैं, देखो भैया अभी तो राज्य क्या आपकी राजनीति तो शुरू हो रही है। पहुँच जाते हैं इनके पास कि देखो दिन अभी हैं, काफ़ी हैं, मान जाते तो ठीक है, वरना बताएंगे। लेकिन इनका समर्थन बना हुआ था।
तो उन्होंने अपनी सोर्सेज लगाई गोविंद वल्लभ पंत जी ने, और के.एम. पणिकर को इस समिति से बाहर निकलवा दिया। ठीक है, ये हमारे गोविंद वल्लभ पंत जी थे। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ समझिए कि अभी तक जो यहाँ पर बात चल रही थी वो या तो कुमाऊँ शब्द यूज हो रहा था या पृथक राज्य यूज हो रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर एक शब्द जो वर्तमान में हमारे राज्य का नाम है उत्तराखंड, इस शब्द का प्रयोग कब होता है? 1948 में होता है। पहली बार उत्तराखंड शब्द का प्रयोग कब हुआ? 1948 में, क्योंकि जब देखो मांगे तो ये लगातार करे जा रहे थे लेकिन उस पर कोई बात बन नहीं रही थी। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गंगा दत्त पांडे। क्या नाम रहता है? गंगा दत्त पांडे जी रहता है। ये अपने मित्रों से बातचीत करने लगे लेटरों में। उस लेटर में इन्होंने क्या लिखा है कि आप कुमाऊँ बोलो या उत्तराखंड। ठीक है, मैं कुमाऊँ बोलता हूँ क्योंकि मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। लेकिन वहाँ पर एक शब्द आता है उत्तराखंड, इनके एक पत्र में मिलता है, तो इसलिए कहा जाता है कि उत्तराखंड शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? गंगादत्त पांडे ने किया था। कब किया था? 1948 में किया था। तो हम वापस चलते हैं इसमें आगे। तो पीसी जोशी ने राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने ज्ञापन सौंपा। अब हुआ क्या कि गोविंद वल्लभ पंत जी ने यहाँ से भी क्या कर दिया? मना कर दिया। इसी बीच कितना लिख दिया है, मिटा दीजिए। इसी बीच क्या होता है कि दिल्ली में एक सम्मेलन होता है। ठीक है, दिल्ली में एक सम्मेलन होता है। कौन सा? पर्वतीय जन विकास सम्मेलन। पर्वतीय जन विकास सम्मेलन होता है। और ये सम्मेलन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। पर्वतीय जन विकास सम्मेलन 1950 में होता है, आपका दिल्ली में होता है। तो इसमें एक धारणा रखी जाती है, एक अवधारणा यहाँ पे क्या रखी जाती है कि हम एक वृहद हिमालय राज्य का निर्माण करेंगे, यानी कि एक बड़ा हिमालय राज्य बनाएंगे। जो राज्य कहाँ से कहाँ तक होगा? आपका कांगड़ा से लेकर अल्मोड़ा तक। तो इसमें एक पर्वतीय राज्य के गठन की बात की गई थी कि निर्माण करेंगे कहाँ से कहाँ तक? कांगड़ा। कांगड़ा का पड़ता है आपका हिमाचल में, और अल्मोड़ा तक एक बड़ा राज्य बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ फिर एंट्री हो जाएगी किस आदमी की? गोविंद वल्लभ पंत जी की, जो बोलेंगे कि तुम्हारी तो अब हम इस बात को बिल्कुल नकारते हैं। तो गोविंद वल्लभ पंत जी फिर से क्या कर देते हैं? मना कर दो। ठीक है, जब तक जीवित रहे तब तक विरोध करते रहे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती रही। ठीक है, तो 1955 में फिर एक बार प्रयास होता है, और ये प्रयास करते हैं पीसी जोशी जी। पीसी जोशी क्या करते हैं? वो एक आह्वान करते हैं कि भैया अलग अलग स्तर पर हम ऐसे आंदोलन करते, मतलब अभी ज्ञापन ही सौंप रहे थे, अलग अलग स्तर पर अगर हम प्रयास करेंगे तो ऐसा तो चलेगा नहीं। एक काम करते कि सभी दल मिलकर एक क्या करते हैं, एक अच्छी सी पार्टी बना लेते हैं। तो इन्होंने गठन किया 1955 में सर्वदलीय संघर्ष समिति। सर्वदलीय संघर्ष समिति का गठन होता है। कब होता है? 1955 में होता है। ठीक है, लेकिन बात यही थी कि राजनीतिक स्तर पर वैचारिक मतभेद थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। कोई राष्ट्रवादी होता है, कोई आपका समाजवादी होता है, तो उनका एक साथ आ पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो इनको उतना सहयोग नहीं मिल पाया जितना ये चाहते थे। ठीक है, इसके बाद 1957 में लोकसभा, दूसरी लोकसभा के चुनाव होते हैं भारत में। तो पहली जब लोकसभा के चुनाव होते हैं 1951 में, तो उस टाइम पे जो टिहरी संसदीय सीट है, इस सीट से सांसद बनती है कमलेंदुमती शाह। उसके बाद जैसे उनका कार्यकाल खत्म हुआ, दोबारा चुनाव हुए, तो दोबारा यहाँ पर जो चुने गए थे उनका नाम था मानवेंद्र शाह, टिहरी रियासत के अंतिम नरेश। अब देखिए होता क्या है कि एक मुद्दा अलग से टिहरी रियासत का भी था, क्योंकि लोगों ने बड़ा विरोध किया था, तब जाके टिहरी रियासत से लोग मुक्त हुए थे और उसका विलय किसमें हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ। तो जाहिर सी बात है वो विरोध राजा के खिलाफ ही हो रहा होगा। राजा तो कभी नहीं चाहेगा कि मैं राजतंत्र से अब लोकतंत्र में जाऊं, क्योंकि वहाँ उसे सुप्रीम बनने के लिए चुनाव लड़ना होगा। यहाँ पे तो क्या है, आपका पदवी है जो पारिवारिक तौर पर मिल ही रही है।
तो इस वजह से थोड़ा सा नाम खराब भी हो चुके थे राजाओं के। तो इन्होंने बोला कि भैया मौका भी है अपना जनमानस के बीच अपना एक नाम बनाने का। भाई बड़े नेता आते हैं ना चुनाव के दौरान, या फिर कोई आंदोलन हो, आंदोलन के दौरान भाग लेते हैं ताकि लोगों को लगता है कि भैया हमारे बीच का आदमी है, तो समर्थन भी तो प्राप्त करना होता है। तो मानवेंद्र शाह जी जैसे ही आपके राजा बनते हैं तो इनको बढ़िया सा मौका मिलता है कि हम क्या करेंगे, जन समर्थन हमें मिलेगा। तो ये क्या होते हैं, ये एक व्यक्ति से जाके मिलते हैं जिनका नाम था द्वारिका प्रसाद उनियाल। द्वारिका प्रसाद उनियाल जी से मिलते हैं, जो इन्हें किसके पास लेके जाते हैं, टी कृष्णामाचारी के पास लेके जाते हैं। अब टी कृष्णामाचारी कौन थे, ये थे आपके योजना आयोग के उपाध्यक्ष। योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहते हैं, ठीक है। कौन थे आपके, टी कृष्णामाचारी। टी कृष्णामाचारी योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहते हैं। तो ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष जी से मिलते हैं। अब ये भी पृथक राज्य का एक ज्ञापन किसको देते हैं, टी कृष्णामाचारी के पास, सरकार के सामने इस बात को उठाते हैं। अब देखो इन्होंने अभी तक कोई प्रस्ताव सरकार, अब देखो ये सांसद हैं लेकिन इन्होंने लोकसभा के अंदर अभी मुद्दा नहीं उठाया। इन्होंने सिर्फ क्या सौंपा है, ज्ञापन सौंपा है। तो 1957 में मानवेंद्र शाह ने किसके पास ज्ञापन सौंपा था, टी कृष्णामाचारी के पास ज्ञापन सौंपा था।